नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक और बड़े फैसले की। जानेंगे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, बिहार में महागठबंधन की बैठक में हुआ क्या फैसला, देखेंगे ईडी की ताकत पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को, और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव आयोग की तैयारियों की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इजराइल के तेल अवीव के एयरपोर्ट पर यमन का मिसाइल हमला, पीएम नेतन्याहू ने बुलाई आपात सुरक्षा बैठक। दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट अबू धाबी डायवर्ट। जमीयत उलेमा ए हिंद की बैठक में कश्मीर हमले के खिलाफ प्रस्ताव, कहा इस्लाम की नीति के विपरीत है आतंकवाद, सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। निशिकांत दुबे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बीजेपी सांसद के बयानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर दिया था विवादित बयान। राजस्थान के अलवर का मामला, पानी की समस्या पर सवाल सुन मंच छोड़कर उतरे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले बयानों ने हालात को और खराब कर दिया है, तो भारत सरकार पर दबाव दिखाई दे रहा है कि वो आतंकवादी हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिससे पाकिस्तान अब घबराया हुआ है। भारत से टकराव पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। एक के बाद एक भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदमों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान से व्यापार समाप्त करने के बाद अब भारतीय नेवी की तरफ से अरब सागर के लिए नेविगेशन अलर्ट जारी की गई है। इस वार्निंग के जरिए चेतावनी दी गई है कि जो भी समुद्री व्यापारिक जहाज इस हिस्से में हो, उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव के बीच अब पीएम मोदी ने वायुसेना चीफ अमरप्रीत सिंह से मुलाकात की। इससे पहले वो नेवी चीफ से मिले थे। पीएम मोदी को बिहार जाना था, लेकिन उन्होंने अपना बिहार दौरा भी रद्द कर दिया, जिससे पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी हवाई रक्षा ताकत में बड़ा इजाफा किया है। सेना को रूसी मूल की ईगला-एस मिसाइलों की नई खेप मिल चुकी है, जो अब बॉर्डर पर फॉरवर्ड लोकेशनों में तैनात की जा रही है। इन मिसाइलों की खासियत है कि ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को बेहद कम दूरी से भी मार गिराने में सक्षम है। भारत की ताकत का खौफ पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर पीओके के अपने हाथ से निकलने का लग रहा है। भारतीय सेना की संभावित कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने पीओके में बंकरों की खुदाई शुरू कर दी है। आम नागरिकों के घरों को खाली कराकर उन्हें सैन्य चौकियों में बदला जा रहा है। युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा जैसे संवेदनशील इलाकों में वॉर सायरन तक लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तान भारत के हमले से बचने के लिए दुनिया भर के देशों से मदद मांग रहा है, साथ ही भारत को गीदड़ भभकी भी दे रहा है। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने हाल ही में तुर्की के राजदूत से मुलाकात कर अपना दुखड़ा सुनाया और भारत पर युद्ध थोपने का झूठा आरोप लगा दिया। पाकिस्तान पहले से ही डरा हुआ दिख रहा है और उसका डर भारत के एक्शन ने और बढ़ा दिया है। भारत की तरफ से पहले सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया और अब पानी रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। डैम के गेट बंद किए जा रहे हैं। तो कैसे पानी को लेकर पाकिस्तान में बढ़ने वाली है परेशानी, देखिए रिपोर्ट। कश्मीर हमले के बाद से ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया हुआ है। भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, जिसे लेकर पाकिस्तान आग बबूला है और लगातार भारत पर हमले की धमकी दे रहा है। इस बीच अब भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी रोक दिया। चिनाब नदी हिमालय से निकलती है और भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये जम्मू कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु जल संधि की शर्तों के मुताबिक चिनाब नदी के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन अब भारत ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया है, तो इन शर्तों का भी कोई वजूद नहीं रह जाता। ऐसे में भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। दरअसल चिनाब पर बगलिहार डैम पर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया था, यानी इस डैम से पानी के बहाव को अभी तक नहीं रोका जा रहा था, बल्कि पानी के बहाव को बाधित किए बिना बिजली पैदा की जा रही थी। लेकिन अब इस डैम के फाटक बंद किए जाने से पाकिस्तान के पंजाब इलाके में पानी की भारी किल्लत पैदा हो सकती है। इस नदी के पानी से ही पाकिस्तान के पंजाब में खेतों की सिंचाई होती है और यही वजह है कि सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, वरना आर्थिक मोर्चे पर पहले से परेशान पाकिस्तान में पीने के पानी की भी समस्या पैदा हो सकती है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तानी नेता राजदूत पानी रोकने पर भारत पर एटम बम से हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इससे भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आ रहा, बल्कि भारत सरकार झेलम नदी का भी पानी रोकने की योजना बना रही है।
झेलम नदी पर भी किशनगंगा बांध बना हुआ है। इसके जरिए झेलम का पानी रोकने की योजना बनाई जा रही है। साफ है, पाकिस्तान में बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। चिनाब का पानी रोक दिया गया है, झेलम का पानी भी रोके जाने की तैयारी है, यानी पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान की परेशानी तो बढ़ ही रही है, तो भारत में वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार की भी परेशानी बढ़ने वाली है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया है। तो क्या है इसमें खास, देखिए। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध लगातार जारी है। मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। इससे पहले सभी पक्षों ने कोर्ट में अपने हलफनामे दायर किए, लेकिन केंद्र की तरफ से दायर हलफनामे पर सवाल उठ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में बताया कि पोर्टल पर दिख रही सभी प्रॉपर्टियां 2013 में ही रजिस्टर हुई थी, लेकिन केंद्र के हलफनामे में ये बात न होने पर बोर्ड ने इसे झूठा हलफनामा करार दिया है। AIMPLB ने सरकार के हलफनामे में आंकड़ों की हेराफेरी के आरोप लगाए। बोर्ड ने कहा कि सरकार का वक्फ संपत्तियों में बढ़ोतरी का दावा पूरी तरह से गलत है। सरकार के हलफनामे में दिए गए आंकड़े सही नहीं है। बोर्ड ने कहा कि सरकार का वक्फ संपत्तियों में बढ़ोतरी का दावा पूरी तरह से गलत है। सरकार के हलफनामे में दिए गए आंकड़े सही नहीं है। इसके साथ ही AIMPLB ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से हलफनामा दायर करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया था कि 2014 से 2025 के बीच 11 साल की इस अवधि में कुल वक्फ प्रॉपर्टी 29 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई। मुस्लिम बोर्ड ने सरकार के दावे को खारिज करने के साथ ही कार्रवाई की भी मांग कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। अब ऐसे में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। वक्फ कानून पर मोदी सरकार मुश्किल में दिख रही है, तो महागठबंधन भी उसकी मुश्किल बढ़ाता दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की पटना में एक बैठक हुई और इस बैठक में सीट बंटवारे से लेकर CM फेस पर चर्चा हुई। तो क्या फैसले हुए महागठबंधन की बैठक में, जिससे बीजेपी दिख रही है चिंता में, देखिए रिपोर्ट। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर पटना में महागठबंधन के प्रमुख नेताओं की तीसरी अहम बैठक हुई। दीघा आशियाना रोड स्थित दीघा रिजॉर्ट में हुई इस बैठक में RJD, कांग्रेस, VIP और वाम दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजेश राम, VIP प्रमुख मुकेश सहनी और वाम दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सभी दलों ने हर जिले में चुनावी रणनीति, आपसी तालमेल और समन्वय पर चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस बैठक में CM फेस को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। बैठक के बाद मुकेश सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। हमारा एजेंडा साफ है, महागठबंधन की सरकार बनाना। मौजूदा सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं, बल्कि नौकरशाहों की ओर से चलाई जा रही है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सहनी के इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। इससे साफ है कि महागठबंधन का पूरा फोकस नीतीश सरकार के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाकर चुनाव में जीत हासिल करने पर है। बिहार में इस बार NDA पर महागठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है, चुनाव की तैयारियों में भी और जनता के बीच पकड़ बनाने में भी, जो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि ED के सामने भी बड़ी मुसीबत आती दिख रही है। उसकी शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो कब है सुनवाई, देखिए रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की कार्रवाइयों को लेकर लंबे समय से उंगलियां उठती रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ मौकों पर उसके अधिकारियों को फटकार लगा चुका है कि वे धन शोधन के मामलों में गिरफ्तारियां तो खूब करते हैं, लेकिन उनमें दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। यानी सुप्रीम कोर्ट ED के काम करने के तरीके से नाराज है और अब ED की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ED को मिली शक्तियां वापस ली जा सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब मामले में 7 मई को सुनवाई होने जा रही है। खास बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED को दिए पावर पर पुनर्विचार करने के लिए नई बेंच का गठन किया है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह शामिल है। बेंच 7 मई को सुनवाई करेगी। पहले ये मामला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस भुइयां और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच के सामने लंबित था, लेकिन रवि कुमार 5 जनवरी को रिटायर हो गए थे।
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 27 जुलाई 2022 के अपने फैसले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की व जब्ती की ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए याचिकाएं लगाई गई। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अगस्त 2022 में शीर्ष अदालत ने जुलाई 2022 के अपने फैसले पर पुनर्विचार के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। न्यायालय ने कहा था कि दो पहलुओं प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR प्रदान नहीं करना और निर्दोष की धारणा को उलटना, इस पर प्रथम दृष्टया पुनर्विचार की जरूरत है। अब 7 मई को नई बेंच मामले में सुनवाई करने जा रही है, तो देखना ये होगा कि फैसला क्या आता है। ईडी की ताकत की कोर्ट समीक्षा करेगा। वैसे भी ईडी पर आरोप लगते रहते हैं कि वो विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है, तो सत्ता पक्ष को लेकर उसका रुख नरम रहता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के रुख का असर एनडीए सरकार पर भी पड़ना तय माना जा रहा है, और जिस पर अपने भी अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो बिहार की एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगा दिए। तो क्या कहा है मांझी ने, देखें रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार की एनडीए सरकार पर एस्टीमेट घोटाले का गंभीर आरोप लगाकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एक कार्यक्रम में मांझी ने कहा कि बिहार में विकास योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि 10 रुपए के काम का एस्टीमेट 1000 रुपए में तैयार किया जाता है और फिर भी काम पूरा नहीं होता। मांझी ने कहा कि 10 के काम में भी खाने वाला अपना हिस्सा खा जाता है और 990 रुपए का कोई हिसाब ही नहीं रहता। उन्होंने सरकार से इस घोटाले की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही बचे हुए पैसों को बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों में लगाने का सुझाव दिया। मांझी का यह बयान बिहार की एनडीए सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करता है, क्योंकि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए की सहयोगी है। मांझी के बेटे संतोष सुमन नीतीश कुमार की सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री हैं। ऐसे में मांझी का अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप एनडीए के भीतर तनाव का संकेत देता है। ये बयान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल को तेज कर सकता है। मांझी के आरोप ग्रामीण कार्य विभाग, सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित लागत वृद्धि की ओर इशारा करते हैं, जिससे सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव आयोग की तैयारियों की। पिछले कई चुनावों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठे। कभी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का मामला आया, कभी ईवीएम से छेड़छाड़ का। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में तो मतदान प्रतिशत एकदम से बढ़ने के आरोप भी लगे। ऐसे तमाम आरोपों के बीच अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है, और ये बदलाव डिजिटल है और इससे करीब 100 करोड़ वोटर्स पर असर पड़ेगा। देखेंगे रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने वोटर्स, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने का फैसला लिया है। आयोग बहुत जल्द ECI नेट नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। ये ऐप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से ज्यादा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एक साथ कर देगा। ECI नेट ऐप को खास तौर पर बेहतर यूजर इंटरफेस और सरल यूजर एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे मतदाता और अधिकारी बिना किसी झंझट के चुनाव से जुड़ी हर जानकारी तक पहुंच सके। ECI नेट के बाद बार बार अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने और पासवर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसी साल मार्च में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में ऐसे एक प्लेटफॉर्म को बनाने का सुझाव रखा था। ECI नेट के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से ही जरूरी चुनावी जानकारी तक पहुंच पाएंगे। खास बात यह है कि इस ऐप पर अपलोड की जाने वाली सभी जानकारियां केवल अधिकृत चुनाव अधिकारी ही दर्ज करेंगे, जिससे डेटा की सटीकता बनी रहेगी। इस नई पहल के तहत चुनाव आयोग वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी विजिल, सुविधा 2.0, ESMS, सक्षम और KYC ऐप जैसे पॉपुलर ऐप्स को भी ECI नेट में मर्ज कर देगा। गौरतलब है कि इन ऐप्स को अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ECI नेट से न केवल 100 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को सुविधा होगी, बल्कि देश भर के 10.5 लाख बूथ लेवल अफसर, 15 लाख राजनीतिक एजेंट्स, 45 लाख से ज्यादा पोलिंग अधिकारी, 15,597 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 4,123 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर और 776 जिला चुनाव अधिकारी भी इससे जुड़ेंगे। ECI नेट ऐप के जरिए दी जाने वाली सभी सेवाएं और डेटा चुनाव आयोग द्वारा तय जन प्रतिनिधित्व नियम 1950 और 1951, निर्वाचन नियम 1960 और चुनाव प्रक्रिया नियम 1961 के अंतर्गत ही संचालित होंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।